गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज सीरीज नंबर 3 का लेक्चर नंबर 17 है। टारगेट एग्जाम, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रीजनल रूरल बोर्ड। ऑलराइट, अगर आप एक बिगिनर हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर परेशान हैं और तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक स्मार्ट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ऑलराइट, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल में ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो यार। जितना हो सके अपने दोस्तों को भी ये बताओ, और हो सके तो सारे के सारे ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल से जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दो तीन बातें जरा क्लियर कर ले। मुझे कुछ एफएक्यूज आए थे बच्चों के, जिसमें स्टूडेंट्स ने दो तीन सवाल पूछे हैं। पहला स्टूडेंट का एक बेसिक क्वेश्चन ये रहा है कि सर, ये लेक्चर की सीरीज कब तक चलने वाली है। इसका जवाब है, ये लेक्चर की सीरीज चलने वाली है 35 लेक्चर्स तक। जब तक हम लेक्चर नंबर 35 तक नहीं पहुंच जाते तब तक चलने वाली है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सीरीज का एक दूसरा वर्जन शुरू होगा और आपको करंट अफेयर्स में और नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सीरीज खत्म होने के बाद जल्द ही दूसरी सीरीज भी आ ही जाएगी। सेकंड, सर, हमें कोई रेज्यूमे का फॉर्मेट मिल सकता है क्या? हमें एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरना है उसमें रेज्यूमे चाहिए था। बहुत से बच्चों के रोज इसके ऊपर मैसेज आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। भैया, मैं एक काम करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए एक रेज्यूमे का फॉर्मेट मैं अपलोड कर देता हूं, तो आप ज्ञानबाजी टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए कल और वहां से सीधे सीधे वो रेज्यूमे का फॉर्मेट ले लीजिए और उसको एडिट करके अपने इंफॉर्मेशन डाल के उसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो दैट वुड बी बेटर। इसके बाद सर, जीके की तैयारी के लिए कुछ बता सकते हैं क्या कि कैसे शुरुआत करनी है? वैसे तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि पीओ की तैयारी के लिए एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना दूंगा कि पीओ की तैयारी जनरल अवेयरनेस की कैसे करनी है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। और दूसरा, क्लर्क और आरआरबी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसके लिए भी मेरा एक अलग से खास वीडियो आएगा। तो आप बने रहिए और इन सारे वीडियो से आप समझ लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है और जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको एग्जैक्टली करनी कैसे है। एक बात मैं ढंग से हर किसी को आज बता देता हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी इस भरोसे पे मत रखना कि मेंस की एग्जाम में जीए पूछा जाता है तो मेंस की एग्जाम के समय में तैयारी के लिए बैठ जाऊंगा और 10 दिन में सब पढ़ लूंगा। इस तरह की सोच के वजह से हजारों बच्चे अभी तक एग्जाम में फेल होते आए हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो करंट अफेयर्स की तैयारी पहले दिन से करना शुरू करिए। दिन का आधा घंटा 40 मिनट करंट अफेयर्स के लिए आप अवेलेबल रखिए और नोटबुक निकालिए और ज्ञानबाजी के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। करंट अफेयर्स को मेंस की एग्जाम के लिए छोड़ देना बहुत 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 बड़ी मूर्खता होगी। 10 दिन में कोई तैयारी पॉसिबल होती ही नहीं। और हमारे यहाँ जो करंट अफेयर्स आपको मिलेगा वो न केवल मेंस एग्जाम के लिए, वो अच्छे ऐसे लिखने के लिए भी मिलेगा, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन के लिए भी और पर्सनल इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी मिलेगा। सो वी प्रोवाइड यू द कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स। ऑल राइट, विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। हाँ भाई, ज्ञानबाजी बहुत जल्दी अपने नए चेहरे में आ रहा है, आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो कुछ दिनों का और इंतजार है और उसके बाद ज्ञानबाजी 2.0 एक अलग इंटरफेस में आप सबका स्वागत करेगा और इस तैयारी को आप जैसे चाहें वैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड और इंतजार करिए, कुछ अच्छी चीजें आपका वेट कर रही हैं। चलिए दोस्तों, कल मैंने लेक्चर खत्म करते समय आपको 3 क्वेश्चंस पूछे थे, याद है ना आपको? आपने कमेंट सेक्शन में उसके आंसर भी दिए हैं। आज का सेशन हम डायरेक्टली उन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर से शुरू करेंगे। कल मैंने जाते जाते आपको पूछा था कि इस लेडी का नाम क्या है, हु इज द फेमस चेस प्लेयर विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, हु इज मिस्टर वी वैद्यवथी, वैद्यवथी कौन है। और तीसरा सवाल था, व्लादिमीर नोरोव सेक्रेटरी जनरल है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के। आपके जवाब मुझे मिले, लेकिन मैं आपको कंफर्म जवाब फिर से दे देता हूं, जिनको जवाब नहीं पता वो भी चेक कर लें। चेस प्लेयर का नाम है हरिका द्रोनावली।
मिस्टर वी वैद्यवथी डायरेक्टर जनरल हैं एएसआई के। एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और व्लादिमीर नोरोव जो हैं वो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई और आपने नोटबुक में लिख के भी रख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, ग्वीनी जोहानसन हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री रिसेंटली। ग्वीनी जोहानसन अभी अभी कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। एक बार चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज आइसलैंड। जरा मुझे फटाफट करेंसी और कैपिटल बता देंगे क्या इन सारे कंट्रीज का, सो दैट हमारी रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम के 1-1 मार्क के जीके क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाए। तो चलिए क्विकली शुरू कर देते हैं एक बार। डेनमार्क, डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी है क्रोन। ग्रीस, ग्रीस की करेंसी क्या है? इट इज यूरो, वो यूरो जोन का मेंबर है। आइसलैंड, आइसलैंड की करेंसी क्या है? क्रोना, KRONA। ध्यान रखना, हाँ, डेनमार्क की क्रोन, आइसलैंड की क्रोना। और फिनलैंड, फिनलैंड की करेंसी वंस अगेन यूरो, ये भी यूरो जोन का मेंबर है। बहरहाल कैपिटल एक बार देख लेते हैं। कैपिटल बताइए जरा, रिपीट करिए मेरे साथ। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन, कोपनहेगन। ग्रीस की कैपिटल एथेंस। आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल है रिकजेविक, रिकजेविक। ऑल राइट, ये के है, जरा ठीक से लिख देता हूं मैं। एंड फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। कौन सी फेमस मोबाइल कंपनी फिनलैंड से आती है? द कंपनी इज नोकिया। ओके, नोकियन नाम की एक नदी है, उसके किनारे ये कंपनी बनी, इसीलिए कंपनी का नाम पड़ा नोकिया। ऑल राइट, तो सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली, रिवाइज कर लिया अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय द यूनाइटेड नेशंस? पार्लियामेंट के लिए जो जागरूकता चाहिए उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 15-16 दोनों लेक्चर्स में मैंने ये तीनों ही डेज अलग अलग क्वेश्चन में कवर किए थे। तो जरा एक बार रिवाइज कर ले क्या, उतना ही हमारा ये सब कुछ रिवीजन वाइज पक्का होता चला जाएगा। 27 जून को क्या होता है भैया? MSME डे होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे। 29 जून को क्या होता है? 29 जून को NSD होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और 28 जून को क्या होता है? 28 जून को इंश्योरेंस अवेयरनेस डे होता है। राइट, याद रहेगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के बड़े फेवरेट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। वैसे 29 जून को एक और दिवस होता है, उसको भी जरा हम देख ले। उस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, आपको याद है ना, मैंने पृथ्वी का डायग्राम निकाल के आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वही वाला दिवस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। Who among the following has launched the web portal for issuing NOCs for projects in Indian waters? इंडियन वाटर्स में यानी भारत के जो तीनों तरफ जो पानी है, भारत के इस पेनिनज्यूला रीजन में तीनों तरफ यानी अरब सागर, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, ये वाले पोर्शन में जो पानी है उसके ऊपर जो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं उसके लिए एनओसी, एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये किसने इशू किया था? उसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, उस वेब पोर्टल का अनावरण, उसकी शुरुआत किसने की? सही जवाब है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, हाँ भाई, और एक बात आप याद रखना, ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है, ये जो भारत का वी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अरब सागर, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, इसको कहते हैं पेनिनज्यूला। इसको कहते हैं पेनिनज्यूला। भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो इज कॉल्ड पेनिनज्यूला। ऑलराइट, let's go to question number 4. India exchanged its list of civilian prisoners and fishermen in its custody with which nation? ऐसा है कि भारत और भारत का एक पड़ोसी देश, दोनों के बीच में एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। अगर वहां के लोग भटकते हुए हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए तो हम उनको जेल में डाल देते हैं, हमारे लोग अगर भटकते हुए वहां चले गए तो वो उनको जेल में डाल देते हैं, और एक समझौते के तहत उनको क्लीन पाए जाने पर
छोड़ भी दिया जाता है। तो ऐसा हम कौन से देश के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। 2008 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत हम ये करते हैं। ऑलराइट, चलिए आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, ये रही आपके सामने। पहला, ये 2008 के समझौते के मुताबिक किया जाने वाला एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये याद रखना। दूसरा, इस बार भारत ने 265 सिविलियंस को छोड़ा है पाकिस्तान के, और 97 मछुआरों को छोड़ा गया है। पाकिस्तान ने भी भारत के कुछ लोगों को छोड़ा है। पाकिस्तान ने 54 सिविलियंस को छोड़ा है भारत के, और 270 मछुआरों को छोड़ा है। तो इधर से उधर लोगों का आना जाना हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड ये बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की करेंसी हमारी तरह रुपया है, रुपी आई मीन। ऑलराइट, लेकिन इसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The MSME Ministry has launched which portal for MSME registration? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है उद्यम। ऑप्शन नंबर ए, इट्स उद्यम। तो ये उद्यम क्या है, जरा जानकारी आपको दे दें। पहली चीज, दिस इज टू गाइड ऑन्टरप्रेनर स्टेप बाय स्टेप। किसी भी ऑन्टरप्रेनर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए बनाया गया ये पोर्टल है। ऑलराइट, माफ करना, जरा आगे के क्वेश्चन में चले गए थे हम। हाँ, तो दैट इज देयर। और दूसरा, भारत के एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ओके, नागपुर से आते हैं ये नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which bank is working on setting up e-commerce portal भारत क्राफ्ट फॉर एमएसएमईज? भारत क्राफ्ट एमएसएमईज के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है। ये पोर्टल कौन सी बैंक द्वारा बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स चेक दैट। यस, इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये रही आपके सामने। सबसे पहला, एमएसएमई का भारतीय जीडीपी में कुल मिला के शेयर कितना है? 29%। कैन यू इमेजिन, भारत की जीडीपी है इस वक्त 2.9 ट्रिलियन डॉलर। आई मीन कोरोना के पहले की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर, और उसमें से 29% हिस्सेदारी ये लघु और मध्यम उद्योग से आती है। दूसरा, एमएसएमई शेयर्स इन एम्प्लॉयमेंट इज 11 करोड़। भारत के 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है एमएसएमई सेक्टर से। इसीलिए लॉकडाउन में इनका बहुत बुरा हाल हुआ। तो सरकार चाहती है कि इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत की जाए, जितना हो सके अलग अलग तरीके से लोन देकर, बजट सैंक्शन कराकर इनको मदद करने की कवायद इस वक्त चालू है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। यस, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड दो तीन बातें जरा आप भी याद रखिए। पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, और दूसरा, उनके एमडी है रजनीश कुमार। आपको ये सारे नाम है ना रटा जाने चाहिए बिल्कुल। बैंक की टैगलाइन, बैंक के हेडक्वार्टर, बैंक के सीईओ एमडीज, और इस तरह के डेटाज वगैरह, ये इसके ऊपर क्लर्क लेवल पे क्वेश्चन आते ही हैं। आरआरबी का फॉर्म जितने लोग भरने वाले हैं, याद रखना ये आज नहीं तो कल आप सबको पूछा जाने वाला है एग्जाम में। इसलिए जो भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, हर चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड 26th spot in the world's top 30 startup ecosystem? दुनिया के 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 26वें पायदान पे भारत का एक शहर आया है। टॉप 30 में भारत का केवल एक ही शहर है 26वें पायदान पे। तो वो कौन सा है? भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को लेकर एक ही जगह फेमस है, दैट इज बेंगलुरु। सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। वैसे क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि दुनिया में टॉप 5 पे कौन से देश है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप खुलते हैं? चलिए आपको दिखाते हैं। पहले नंबर पर सिलिकॉन वैली, ये कैलिफोर्निया में आता है, अमेरिका में। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क सिटी, वंस अगेन अमेरिका में। तीसरे नंबर पर लंदन, यूके की राजधानी। चौथे नंबर पर बीजिंग, चाइना की राजधानी। और पांचवें नंबर पर बॉस्टन, ये वंस अगेन अमेरिका में आता है। तो स्टार्टअप्स में अभी भी यूरोप और अमेरिका के देश भारत और एशिया के देशों से काफी आगे हैं। वैसे टॉप 5 में चाइना का एक शहर है बीजिंग, लेकिन भारत को अभी बहुत लंबा सफर इसमें तय करना है। ऑलराइट,
जितने नए स्टूडेंट हैं जिनको स्टार्टअप शब्द का मतलब नहीं पता, वो एक लाइन में समझ लो। स्टार्टअप का मतलब होता है जब कोई होनहार नौजवान अपने प्रतिभा के दम पर कोई कंपनी शुरू करना चाहे और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहे, तो उस प्रतिभावान इंसान को किसी तरीके से लोन या फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसे सारे स्टार्टअप्स के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है और उस तरह के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। जो कंपनी नई नई शुरू हुई है उसे हम स्टार्टअप कह सकते हैं। ऑल राइट, भारत में स्टार्टअप्स की बहुत जरूरत है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त रोजगार निर्माण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which company in association with Government's Integrated Child Development Services ICDS has launched कोई बच्चा रहे न भूखा कैंपेन? ये जो कैंपेन है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, कोई बच्चा रहे न भूखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ऑल राइट, लेट्स चेक द आंसर। यस, दैट्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है। एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बन सकता है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं एकदम बंच में आपके लिए लेकर आया हूं। ये रही आपके सामने। पहला, हिंदुस्तान जिंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर। दूसरा, इसके सीईओ का नाम क्या है? सुनील दुग्गल। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ऑल राइट, आपको उम्मीद है कि ये सारी जानकारी पसंद आ रही है, समझ में भी आ रही है। बहरहाल इन सारी कंपनियों के जरा फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईएल? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एंड बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, ये सब नवरत्ना और महारत्ना कंपनियां हैं, भारत सरकार का गहना है बिल्कुल ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which tool was launched by World Athletics to help athletes, media, and fans to track the qualification process for next year's Olympics game? अब ऐसा है कि ओलंपिक्स आगे बढ़ चुके हैं, डेट पोस्टपोन हो गई है, तो ओलंपिक्स अगले साल होने वाले हैं। अब अगले साल जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें एथलीट्स का क्वालिफिकेशन होगा कैसे? मतलब क्वालिफाइंग राउंड तो पार करना पड़ेगा ना सबको, और अभी चल रहा है कोविड-19, तो उस चक्कर में ये कैसे होगा? तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। तो ये जो वर्ल्ड एथलीट्स के लिए एक टूल जारी किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोड टू टोक्यो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोड टू टोक्यो। ऑल राइट, अब इससे रिलेटेड एक जानकारी जरा आप याद रखिए। ये जो रोड टू टोक्यो है, इट इज अ ट्रैक टू ट्रैक द क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्लेयर्स ऑनलाइन। प्लेयर्स के क्वालिफिकेशन के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। और ज्ञात रहे सबको, टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो 23 जुलाई से लेकर अगस्त 8 तक चलने वाले हैं 2021 में। ऑल राइट, तो उसके लिए अभी से सारे क्वालिफिकेशन के राउंड वगैरह शुरू हो चुके हैं। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ रही है। टोक्यो कौन से कंट्री की राजधानी है? टोक्यो राजधानी है जापान की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। विच कंट्री क्रिकेट बोर्ड हैज लॉन्च कोविड-19 वेलबींग ऐप फॉर प्लेयर्स? असल में हुआ ये कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद उस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोविड 19 की एक वेल बीइंग ऐप बना दी और उसमें 70-80 प्लेयर्स को जोड़ दिया गया, खासकर उन प्लेयर्स को जिनके साथ उस देश के क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये जो नई शुरुआत की गई है ये कौन से देश में की गई है? सही जवाब है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी। द राइट आंसर इज बांग्लादेश। लेट्स चेक दैट। यस, तो जितने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, ओडीआई के, टेस्ट मैचेस के, 2020 के, अंडर 19 टीम के, या फिर जो फीमेल टीम है उनकी, उसके, इन सब के लिए ये ऐप अब कॉमन है और उन सबको इसके तहत सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्री एंथोलॉजी द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ? ये जो एक नई बुक छपी है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ, उसकी लेखिका कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्षा दास। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, हाँ दोस्तों, असल में एक जगह है जिसका नाम है चौसठी, जो कि भुवनेश्वर के पास है। वहां पर जो योगिनी टेम्पल्स हैं उनके ऊपर बनाई गई खूबसूरत कविताएं हैं जिसका एक शानदार कलेक्शन
इस किताब में दिया गया है। ऑलराइट, तो ये अध्यक्षा दास हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने लिखी है ये। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ऑथर्स और उनकी किताबों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? याद है कल हमने ये क्वेश्चन किया था कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? जवाब था 29 जून। अब पूछा जा रहा है कि उसका थीम क्या है। उसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 और 2 आके जा चुका है। सस्टेनेबल शब्द का मतलब क्या होता है जरा याद रखना, किसी दिन आपको जीडी का टॉपिक मिल जाएगा ये। सस्टेनेबल का मतलब सिंपल ये होता है कि हमारी पृथ्वी पर जो भी इंसान द्वारा ऐसे केमिकल्स या इस तरह के पदार्थ जो जलाए जाते हैं जो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, उन सारी चीजों को बंद किया जाए और जो पृथ्वी सहन कर सकती है केवल उस तरह के ही प्रोडक्शन, उत्पादन के सहारे आगे बढ़ा जाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी पृथ्वी को किसी भी तरीके से खराब करने वाली कोई भी चीज आगे यूज नहीं करनी है। दैट इज द होल आइडिया अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन? हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ इसमें, सबसे पहले तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन स्कूल की बेल बजाई जा रही है ताकि बच्चे असेंबल हो सके। उसके बाद सवेरे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम टेबल रखा गया है, एक एक घंटे का पीरियड भी रखा गया है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाई होगी एंड गेस व्हाट, शनिवार को ऑनलाइन योगा भी करवाने वाले हैं और फिर बच्चों को मॉनिटर किया जा रहा है कि वो योगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत है और सीएम साहब का कहना है कि एकेडमिक लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक ये सब करना जरूरी है। तो ये रही उसकी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लिख कर लाया था। टू एंश्योर एकेडमिक रेगुलरिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन, स्कूल का टाइमिंग 10 से 1 पीएम, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे को योगा। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड दो बेसिक जानकारियां जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सीएम साहब का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। फिलहाल लालजी टंडन लखनऊ के एक अस्पताल में एडमिट है अपनी तबीयत के वजह से, और इनके जगह पर आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, वो फिलहाल कार्यकाल संभाल रही हैं। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक स्विगी हैज लॉन्च डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी? स्विगी मनी जो है वही स्विगी जिससे हम फूड ऑर्डर करते हैं, उन्होंने अपना एक डिजिटल वॉलेट शुरू किया है। तो कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, अरे सॉरी माफ करना, इट इज आईसीआईसीआई बैंक, इट्स नॉट सी, इट शुड बी डी। तो राइट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। ओके, हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म बता सकते हो क्या दोस्तों? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। आईसीआईसीआई बैंक के सीएमडी कौन? संदीप बख्शी। नाम याद रखना। वैसे मैं जब जब क्वेश्चन सामने आते हैं मैं करवाता ही रहता हूं, लेकिन आपको भी पर्सनली ये पता होना चाहिए। और हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? ऑफ कोर्स मुंबई में। जितने भी प्राइवेट बैंक है लार्जली इनके हेडक्वार्टर मुंबई में रहे हैं। ऑलराइट, इसका मतलब ये नहीं कि सबके, लेकिन एचडीएफसी आईसीआईसीआई का बॉम्बे रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। Fitch rating has cut India's growth forecast to dash for financial year 2022। फिच ने अभी अभी भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है, कितने प्रतिशत से? सही जवाब है 8% से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बाय 8%। आपको याद है कल मैंने आपको 4 रेटिंग एजेंसीज के नाम बताए थे। पहला मैंने आपको बोला था एस एंड पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर। दूसरा मैंने आपको बोला था फिच, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तीसरा मैंने आपको बताया था मूडीज, MOODY एपोस्ट्रोफ एस। और चौथा मैंने आपको बताया था क्रिसिल। ये अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है जिसके ऊपर बैंकिंग के बच्चों को क्वेश्चन आता ही है।
मेरी बात मानिए और इन चारों रेटिंग एजेंसीज पर हमेशा नजर रखिए। आपको रेडीमेड एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, राइट। जितने भी मेरे पढ़ाने के अनुभव हैं उसका आप पूरा भरपूर फायदा उठाएं सो दैट आपका काम और आसान हो सके। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू गिव यूएस डॉलर 750 मिलियन टू सपोर्ट 15 करोड़ वायबल एमएसएमईज, राइट। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 750 मिलियन डॉलर 15 करोड़ एमएसएमईज को देने के लिए, आई मीन एमएसएमईज के लिए रखे हैं, उसका प्रावधान रखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने यह प्रावधान रखा है। ऑलराइट, क्योंकि सारे बैंक्स की लिस्ट एक साथ सामने आई है और बैंक्स के हेडक्वार्टर और बैंक्स के प्रेसिडेंट के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए बिना आनाकानी किए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं ही, हम सारे बैंक्स के अब प्रेसिडेंट और उनके हेडक्वार्टर एक बार स्कैन कर लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, और प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मैलपास। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर है फिलीपींस मांडालुयोंग में, और उनके प्रेसिडेंट का नाम है मासात्सुगु आसाकावा, जो कि जापान से आते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। एंड चौथे नंबर पर है एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और हेड का नाम है जिन लीकन। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई और उसके साथ आपने ये नोट करके भी रखी, याद भी करके रखिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टेन इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following IIT has launched world's first online BSc degree in programming and data science? इनमें से कौन से आईआईटी ने अभी अभी ऑनलाइन बीएससी की डिग्री बांटना शुरू कर दिया है, या फिर डिग्री की का एक प्रावधान शुरू कर दिया है? सही जवाब है साउथ का आईआईटी, आईआईटी मद्रास। ऑलराइट, वैसे क्या आप बता सकते हैं मुझे भारत में इस वक्त कितने आईआईटीज हैं? भारत में कुल मिलाकर इस समय 23 आईआईटीज हैं। और क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है भारत में आईआईटीज की शुरुआत कौन से पॉलिटिशियन ने की थी? लेट मी टेल यू, भारत में आईआईटीज की शुरुआत की थी JWL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत विश्वास रखते थे, तो आईआईटीज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आप सबके लिए एक सवाल कमेंट थ्रेड में, इसके ऊपर मुझे आपका जवाब चाहिए। भारत का सबसे पहला आईआईटी कॉलेज कौन सा था? फर्स्ट आईआईटी कॉलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट आईआईटी कॉलेज ऑफ इंडिया कौन सा था? जरा मुझे बताइएगा कमेंट थ्रेड में। लेट मी चेक कितने लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हु हैज स्टेप्ड डाउन रिसेंटली। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके चेयरमैन के पद से अभी अभी किसने इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शशांक मनोहर। शशांक मनोहर वैसे इसके पहले बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और शशांक मनोहर साहब ने अभी अभी एक दो दिन पहले ही चेयरमैन पद छोड़ दिया है आईसीसी का। बाय द वे, सौरव गांगुली कहाँ के प्रेसिडेंट है? सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है दोस्तों। और आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एलआईसी के एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम 22 दिसंबर को पिछले महीने, पिछले साल हुई थी 2019 में, राइट। तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड दो बातें मैं आपके लिए और लेकर आया हूं। शशांक मनोहर, शशांक मनोहर भारत के एक बहुत बड़े वकील हैं, ही इज एन इंडियन लॉयर। इसके अलावा ये बीसीसीआई के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। और तीसरी बात, शशांक मनोहर के चले जाने के बाद ये जो नाम आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इमरान ख्वाजा, ये हांगकांग से आते हैं वैसे, ये इमरान ख्वाजा जो है ये डेप्यूटी चेयरमैन है आईसीसी के, इनको अभी अभी अंतरिम यानी एंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जब तक नए प्रेसिडेंट का चयन नहीं हो जाता। अंतरिम यानी एंटरिम का मतलब होता है जगह भरने वाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको तात्कालिक प्रभाव से उस समय के लिए, जब तक कुछ नया डिसाइड नहीं हो जाता, उस समय के लिए किया जाने वाला एक इंतजाम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में। नेम द सीईओ ऑफ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया whose term has been extended by the government by another 2 years, इनमें से किसका 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राजकिरण राय। लेट्स चेक दैट, राजकिरण राय। क्या आप मुझे बता सकते हैं राजकिरण राय कौन से बैंक के सीईओ रहे हैं? ये रहे हैं यूनियन बैंक के। तो ये सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा यूनियन बैंक के सीईओ का नाम क्या है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए नाम और सीईओ दोनों ही याद रखने चाहिए। उदय कोटक, नाम से ही समझ में आ रहा है ये कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ सीएमडी होंगे, राइट। उसी तरह से रमेश रोमेश सोबती, रोमेश सोबती एक्चुअली में रिटायर हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम के आगे रिटायर्ड लिख देता हूं। ये रिटायर्ड एमडी एंड सीईओ हैं इंडसेंड बैंक के, ही इज फ्रॉम इंडसेंड बैंक, राइट। एंड देन तुषार मेहता, इनका बैंकिंग इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, इनफैक्ट हैं अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन डैश एवरी ईयर। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। एक बड़े डॉक्टर थे जिनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है, जरा मुझे बताना। और क्योंकि डॉक्टर्स इस समय बहुत बड़े कोरोना वॉरियर्स माने गए हैं, इसीलिए कोरोना से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दे देनी चाहिए। अगर आप आंकड़ों पर नजर रखते हैं तो आपको ये आंकड़े ज्यादा चौंकाएंगे नहीं, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो जरूर आपको जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। फिलहाल पूरे दुनिया में कोविड 19 के केसेस 1 करोड़ के पार जा चुके हैं। कैन यू इमेजिन गाइस, 1 करोड़ के ऊपर कोविड 19 के केसेस जा चुके हैं। ऐसा इससे पहले एक महामारी हुई थी जिसमें 3.5 करोड़ लोग उसकी चपेट में आए थे। लगता है कोरोना उस तरह के दिन दिखाएगा, भगवान न करे वैसा हो, लेकिन फिलहाल 1 करोड़ के ऊपर केसेस जा चुके हैं। दूसरा, कोविड 19 की वजह से पूरे दुनिया भर में अभी तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कैन यू इमेजिन, 5 लाख प्लस डेथ्स। बात करते हैं इंडिया की। कोविड 19 के वजह से इंडिया में अभी तक 6 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर अभी भी बना हुआ है। अकेले महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस 1 लाख से ऊपर है। और टोटल भारत में अभी कोविड 19 से जो डेथ हुई है उनकी संख्या 17,800 से भी ज्यादा हो चुकी है। रोज ये तादाद बढ़ती जा रही है और सैकड़ों में मौतें होती जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे जाएं। कोविड 19 किसी की उम्र या किसी की हैसियत देखकर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच न्यू पैंडेमिक पोटेंशियल वायरस कैंडिडेट हैज बीन डिटेक्टेड इन चाइना। लीजिए भाई, फिर एक वायरस खत्म हुआ नहीं और दूसरा वायरस शुरू हो भी गया है। सही जवाब है G4 वायरस। चाइनीज लोगों की फूड हैबिट्स के ऊपर तो वाकई में अब ऐसा लग रहा है कि कोई अंतरराष्ट्रीय बैन लगा देना चाहिए इन लोगों के ऊपर। कैन यू इमेजिन गाइस, ये चमगादड़ को खा लेते हैं, उसके बाद ये अलग अलग सांपों को खा लेते हैं, ये लोग बुश मीट खाते हैं। बुश मीट का मतलब होता है रॉ मीट जिसे पकाया नहीं गया है। एंड कैन यू इमेजिन, अब ये G4 वायरस जो है ये पोर्क के वजह से होता है। पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, पिग मीट, राइट। तो पिग का मीट, एक्चुअली में पिग के मीट को, पोर्क को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है चाइना में। तो वहां पर बहुत बड़े तादाद में पिग फार्मिंग होती है और सुअरों को होने वाली एक बीमारी है, एक वायरस है G4 वायरस। और अब देखा गया है कि ये G4 वायरस उन जानवरों से इंसान में रिफ्लेक्ट होने लगा है। और अगर ऐसा हुआ तो पहले ही कोरोना की मार पड़ी हुई है और उसके साथ साथ अब ये G4 वायरस भी बहुत बुरी तरह से फैल जाएगा। इससे पहले ऐसा हो, चीजों को कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। चाइना को इन सब चीजों में अब बहुत सख्ती दिखानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय दबाव चाइना पे बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडिया एशियाज फर्स्ट कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। ध्यान से देखिए, मैंने रबर नहीं बोला, हाँ, गैल्वनाइज्ड रेबर। ये कहां पर ये प्लांट ओपन किया गया है? सही जवाब है, इट इज ओपन इनॉग्रेटेड इन पंजाब। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ऑलराइट,
ये जो रेबर होता है ये एक प्रकार का स्टील का बीम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कंस्ट्रक्शन के काम आता है। देखना चाहोगे आप कैसा रहता है? ये देखिए इमेज में, ये इस तरह से, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका प्लांट लगाया गया है। इट्स अ रीइंफोर्सिंग स्टील यूज्ड एज अ रॉड इन कंक्रीट, ये इसका रियल डेफिनेशन है। बाय द वे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जरा मुझे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ओके। और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो स्टील मिनिस्ट्री के साथ साथ भारत के पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर भी हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास ही है। एग्जाम में मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, इसलिए नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। The first ever maritime cluster of India is being set up in which state? Maritime cluster भारत का सबसे पहला अभी अभी कौन से राज्य में बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ऑल राइट, आपको पता इसमें 49 अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं जो सामने आए हैं, और 49 एंटरप्राइजेस के उद्योगपतियों ने कुल मिलाकर 14,380 स्क्वायर माइल की जमीन पर शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम और उनसे जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया है, और उसके लिए ये मैरीटाइम क्लस्टर के नाम पर जाना जा रहा है। तो शिपिंग इंडस्ट्री को जो कुछ भी लगता है उससे रिलेटेड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इस जमीन पर किया जाएगा। 49 अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस सामने आए हैं, और इसीलिए इसको क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप, राइट, क्योंकि इतने सारे ग्रुप जितने सारे लोग एक साथ आए हैं इसीलिए उसको क्लस्टर बोला जा रहा है। ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्किल कनेक्ट फोरम इज अ पोर्टल लॉन्च बाय विच स्टेट टू ब्रिंग टुगेदर एंटरप्रेन्योर्स एंड जॉब सीकर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ऑल राइट, स्किल कनेक्ट पोर्टल फोरम, ये पोर्टल कहां बनाया गया है नौकरी ढूंढने के लिए? इट इज इन कर्नाटक। आपको पता है अभी क्योंकि कोविड 19 के वजह से सारे मजदूर पलायन करके घर चले गए, राइट। ये लॉजिक याद रखना दोस्तों, बहुत मजेदार लॉजिक है ये। मजदूर चले गए घर, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये काम किया करते थे, अब फैक्ट्रियां तो चालू हो गई है लेकिन मजदूर है नहीं, तो फैक्ट्रियों को चाहिए मजदूर और मजदूरों को चाहिए काम, तो इसीलिए बीच में बनाया गया है ये एक पोर्टल जिसके थ्रू सही योग्य मजदूरों को योग्य फैक्ट्री में काम दिलवाने के लिए अभी अच्छे खासे प्रयास चालू हैं। और इसमें एक नई कड़ी जुड़ी है कर्नाटक से। चीफ मिनिस्टर का नाम है येदुरप्पा, आप जानते ही हैं चीफ मिनिस्टर इज येदियुरप्पा। इनको किसी ज्योतिषी ने बोला था अपने नाम में 2 बार वाय लगा लो और आप इलेक्शन जीत जाओगे, और मजे की बात देखो सच में जीत भी गए वो इलेक्शन। गवर्नर गवर्नर है वजूभाई वाला। ओके, वजूभाई वाला। इसके पहले एच डी कुमार स्वामी हुआ करते थे, बट दोबारा अब येदुरप्पा यानी बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आ चुकी है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। लीजिए भाई, तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है, आपको तस्वीर से ही पता करना है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया with effect from 1st of July 2020? The right answer is तुषार मेहता। मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन में इनका नाम लिया भी था, तुषार मेहता। इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है सॉलिसिटर जनरल के पद पर फिर से एक बार विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of July। नीचे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है मैंने पिछले एक एपिसोड में आपसे अटॉर्नी जनरल यानी क्या है ये पूछा था और इसका जवाब भी बताया था। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाला व्यक्ति, जो सरकार का बहुत बड़ा सलाहकार, लीगल सलाहकार माना जाता है। और अटॉर्नी जनरल के साथ साथ ही सेकेंड लॉ ऑफिसर माना जाता है सॉलिसिटर जनरल को। तो ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनका भी काम ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। इनको भारत देश का सेकेंड लॉ ऑफिसर भी माना जाता है। ये सबऑर्डिनेट होते हैं, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? अटॉर्नी जनरल के। तो अगर आप रैंकिंग के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो सॉलिसिटर जनरल और उसके ऊपर आता है अटॉर्नी जनरल। ऑल राइट, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई। आगे बढ़ने से पहले आज का होमवर्क आपको दे दिया जाए, और आज फिर से 3 सवाल हैं, एक इमेज है और 2 क्वेश्चन है। सामने आपके एक इमेज है, आपको बताना है कि ये सज्जन कौन है, हु इज दिस जेंटलमैन।
जो 25 क्वेश्चन मैंने कराए उसी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन के आंसर में इनका नाम छुपा हुआ है, जरा देखना और मुझे कमेंट थ्रेड में बताना कि ये कौन है। दूसरा सवाल आज का, आफ्सपा का फुल फॉर्म क्या है? AFSPA, नागालैंड में लग जाता है कभी कभी, जम्मू कश्मीर में लगा करता था, तो ये आफ्सपा क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है? और आज का तीसरा सवाल, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये टैग लाइन कौन से इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी की है? Lifeline of the nation is the tagline of which company, which organization? All right. So these are the three questions before we wind up. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर दी हुई है, इस लिंक पे जाइए और आज के वीडियो की पीडीएफ अभी के अभी कलेक्ट करिए। अपनी तैयारी में, अपने कलेक्शंस में कोई कमी मत आने दीजिए। पुराने जितने भी अलग अलग अभी तक लेक्चर लिए गए हैं उसकी पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए, मैं उन सब का एक शानदार बंच बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।